अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मेरी और हैदर मेहदी साहब की जो है वो हमेशा से एक लड़ाई रही है और बड़े अरसे से रही है। मैं आपको बताता चलूं, हैदर मेहदी साहब के ऊपर इस वक्त जो है उनके चैनल के ऊपर, उनकी अपीयरेंस के ऊपर, उनके चैनल पे बैन है, लेकिन वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है। और आप अक्सर पूछते रहते हैं वो किधर हैं, वो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे। इसलिए स्करांडू ब्रिगेड जो है वो तैयार हो जाए, छुरियां कांटे लेके जो भी वो करना चाहते हैं मैसिव रिपोर्टिंग के लिए, क्योंकि सर हैदर ने तो जो है वो अपना जो है वो तकरार और जो है ना वो ललकार जारी रखनी है। मेरे तो मुझे तो यही लगता है। लेकिन बहरहाल मेरा और सर हैदर मेहदी की जो मेटाफोरिकली मैं बात कर रहा था, मेरी और जो सर हैदर मेहदी की जो लड़ाई हमेशा से रही है वो क्या रही है? यही रही है कि मैंने उनको कहा कि सर सारी फौज बुरी नहीं है, सिर्फ चंद जर्नैल हैं। जो शुरू में बयानिया बनता था, मेरा भी यही ख्याल था। 3 साढ़े 3 साल पहले जब हमारी ये तहरीक शुरू हुई थी, और जब मैं एक खुफिया लोकेशन में, अभी खुफिया लोकेशन में ही बैठा हुआ हूँ, लेकिन उस वक्त मैं एक बल्कि एक्सट्रीम खुफिया लोकेशन के अंदर बैठ के, अब भी एक्सट्रीम ही है, आपस की बात है, लेकिन अब हालात थोड़े से जो है वो अब परमानेंट हो गए हैं, क्योंकि अब एग्जाइल जो है वो परमानेंट हो गया है। तो उस वक्त बहरहाल मैं एक जगह छुप के बैठ के मैं रिकॉर्डिंग सर हैदर मेहदी और मैंने काम शुरू किया था। तो झगड़ा हमारा इस बात के ऊपर होता था कि सर सारी फौज बुरी नहीं है, मैं कहता था। उस वक्त तो यही लगता था। मैंने तो आसिम मुनीर को भी शुरू में जब आया तो खान साहब का भी ये ख्याल था कि इसको एक फेयर मौका देना चाहिए। तो हमने फेयर मौका उसको दिया कि शायद ये बंदे का पुत्र हो। लेकिन वो लंदन प्लान में अपना जो है वो डील विद द डेविल करके आया हुआ था, अपना रूह का सौदा करके आया हुआ था। तो जब वो सौदा करके आया हुआ था तो जाहिर बात है कि वो फिर किस तरह आपके ख्याल के अंदर जो है वो इंसानियत वाले काम करता। और अब तो साबित हो चुका है जो हो चुका है। लेकिन मेरा जो झगड़ा था सर हैदर मेहदी के साथ, जो है तो नहीं बहरहाल, लेकिन जो था वो क्या था और अब मेरी क्या सोच है, मेरे ख्याल में बड़ा इंटरेस्टिंग एनालिसिस होने जा रहा है आज का गुज़िश्ता से व्यवस्था। और सर हैदर मेहदी की एब्सेंस के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो है वो बातचीत भी होनी चाहिए, और आपकी भी ज़रा शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के साथ साथ ज़रूरी है कि ये बातचीत जो है वो की जाए। और मैं चाहूँगा कि ये मैं आपको जो है वीडियो दिखाऊं और साथ साथ अपनी जो है वो ओपिनियन भी ताज़ा तरीन भी देता रहूं। शुरू करते हैं गुज़िश्ता से व्यवस्था प्रोग्राम को एक दफ़ा फिर। सेहत तो आप पहले चेक करें ना, सेहत की चेहरे चेहरे और उसकी जो है सेहत की। अभी मुझे कमेंट में वैसे बताइएगा कि अभी सेहत बेहतर है या उस वक्त बेहतर थी। कुछ लोग जो है ना हमारे यहाँ पाकिस्तान में अगर बंदा मोटा हो ना तो उसको सेहत की निशानी समझते हैं। लेकिन बहरहाल सर हैदर तो उसी तरह जो है उकाबी निगाहों से देख रहे हैं। शुरू करते हैं, जरा सुनिए। अजीजा ने मन आपको आपके भाई मेजर आदिल राजा का सलाम हो। एक दफा फिर हदर अजीज आपके सर हैदर मेहदी लेके मैं यहाँ पे आपके पास एक्सक्लूसिव आदिल राजा हैदर मेहदी एक्सक्लूसिव के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। हम दोनों के खिलाफ जो है वो आज siyaset.tk ने बताया कि बाकायदा तौर के ऊपर एक मुहिम जो है वो जारी है कि हमारी सर्कुलेशन वीडियोज की जो है वो नहीं होने देती। तो मैंने उनको बताया कि खुलेआम, सर हैदर मेहदी का भी पता है, मुझे भी पता है कि ट्विटर के ऊपर तो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो जो लेटर्स भेजती है वो तो हमें पहुंच जाते हैं फौरन। वो इनके ऊपर करते कुछ नहीं है, इनकी औकात इतनी है कि इनकी सुनता कोई नहीं है। तो वो लेटर तो हमें ट्विटर बता देता है फौरी तौर के ऊपर कि यार ये आपके खिलाफ, ये जो है ना आपकी हुकूमत ने ये लिखा है। इसी तरह जाहिर बात है कि वो गूगल को भी लिखते होंगे, यूट्यूब गूगल चलाता है तो हमारी वो जो है वो हमारे खिलाफ मैस रिपोर्टिंग भी करते हैं। क्योंकि 3 साढ़े 3 साल में कख कुछ नहीं बदला, लेकिन इतनी जल्दी कुछ नहीं बदला करता, टाइम लगता है। जो है वो खान ने कहा था घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है। हम तो नहीं घबराए हुए, लगे हुए। हक और सच जो है वो इनको सुनना पसंद नहीं है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तमाम का तमाम मीडिया, मैं ये बिल्कुल इसमें मुझे कहने में किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि वो बिका हुआ है और डिक्टेशन के ऊपर काम कर रहा है और वो क्लेप्टोक्रेसी का हिस्सा बन गया है। यहाँ पे मीडिया कोई अगर आजाद क्या ख्याल है आपका, कोई तब्दीली आई है? भी है तो बड़ा लिमिटेड आजाद है, खुल के सिर्फ अपनी रेटिंग के लिए थोड़ा बहुत अगर वो आजादी दिखा देता है तो उसको खुमियाजा भुगतना पड़ता है। नॉर्मली जो है कोई भी यहाँ पे किसी किस्म का आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पाकिस्तान में आजाद नहीं मिलेगा, या पाकिस्तान में जो लोग भी बैठे हुए हैं उनकी भी बहुत सी मजबूरियां हैं बहुत से लेवल के ऊपर। नहीं तो उनको इमरान रियाज खान की तरह जो है हर दूसरे दिन अगवा कर लिया जाता है। विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं सर हैदर मेहदी की तरफ चलूंगा। और वो जो कहते हैं कि हमने जो है वो टार्जन साहब का साथ नहीं दिया, वो देख लें जरा। अब आप मुझे बता दें। आपकी तरफ से एक सवाल करूंगा। सर हैदर मेहदी ने एक स्टैंड लिया हुआ है। सर अभी सर आपने स्टैंड लिया है कि जो है वो पाकिस्तान आर्मी जो है उसके जर्नैलों ने ये जो गंद घोला हुआ है जिसकी वजह से पाकिस्तान का आज दिवालिया निकलने वाला है और 10 महीने के अंदर अंदर जो है 11 महीने में 6% जीडीपी ग्रोथ करता हुआ मुल्क जो है अब दिवालिया के ऊपर पहुंच गया है, सिर्फ इसलिए कि इसकी आर्मी हाई कमांड ने, बाजवे और उसके बाकियात ने जो इस वक्त भी जो है वो कमांडिंग पोजीशंस के ऊपर, कमांड्स के ऊपर बैठे हुए हैं, वो उन लोगों की हरकतों की वजह सिर्फ ये है कि 6.5 लाख फौज जो है उसकी सपोर्ट उसको है।
और 6.5 लाख सपोर्ट नगर ना करे तो इनकी जरूरत नहीं है कि ये वो काम कर जाए। तो सर आपको भी अच्छे तरीके से पता है कि आइन में अयूब खान आर्टिकल 199 क्लॉज 3 डाल गया था कि थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है किसी भी फौजी अफसर को घर बगैर वजह बताए भेजा जा सकता है, और वो किसी कोर्ट में भी उसके बारे में बात नहीं कर सकता। फौज में बगावतें भी होती हैं, लोगों ने कोशिश भी करके देखी है, लेकिन उसको कल कर दिया जाता है और उसके बाद अवाम को पता भी नहीं लगने दिया जाता, जेलों में डाल दिया जाता है लोगों को। तो सर फिर इन 6.5 लाख अफसरान का किस तरह कसूर है? ये चंद सौ जर्नलों की बदमाशी जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिटाई हुई है इन्होंने, इनका कसूरवार 6.5 लाख अफसर किस तरह है सर? जी अस्सलाम वालेकुम आदिल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, मैं मेरी बात जो है ना, वो आपने उसका एक हिस्सा बीच में से निकाल के बताया है। मैं शुरू से ये कह रहा हूँ कि इस फौज का जो कल्चर था, इससे पहले के ये प्रिविलेज और ये प्लॉट और ये पावर का ये जो नशा है जर्नैलों में आ गया था, इससे पहले भी 1947 से पहले भी आप चले जाए ना, 1857 के बाद ये फौज का जो इथोस है, वो जो ये फौज बनाई गई थी, ये एक कॉलोनियल आर्मी थी अंग्रेज की हाकमियत के तहत, उनके नीचे, कि उनके जो अज़ाइम हैं उनको पूरा करने के लिए, उनकी जंगें लड़ने के लिए। और इसके अंदर इस किस्म का एक निज़ाम नाफिज कर दिया गया था कि आपने बिल्कुल भी किसी किस्म की डिसोबीडियंस नहीं करनी, जो कि एक वैसे बहुत जबरदस्त असूल है एक प्रोफेशनल आर्मी का, कि अगर आपने उसकी खिलाफ वर्जी की तो फिर तो फौज में फूट पड़ जाएगी, सिविल वॉर हो जाएगी। तो उन्होंने बहुत सख्त, और बाय द वे ये उनकी अपनी फौज में भी है, ये ऐसी नहीं है कि उन्होंने सिर्फ इधर फौज में रखा, लेकिन उन्होंने फौज में जो भर्तियां की वो बहुत ही प्लायंट, बड़े कमजोर जो मार्शल रेसेस है माजरत के साथ, जिसके अंदर 5 रेसेस का नाम इन्होंने लिया: पंजाबी मुसलमान, पंजाबी सिख, पंजाबी लो कास्ट हिंदू, पंजाब पठान, और सिख, और सिख का कह दिया, गोरखा, और ये गोरखे, तो भूल रहा हूँ। एनीवे, अब आ जाए पाकिस्तान। मराठे सर, मराठे नहीं, मराठे तो लड़ते रहे, मराठे। एनीवे, तो अब आप ये देखें कि इथोस, यही फौज हमें आई, इंडिया में चेंज आ गया, जिस तरह आपको बताते हैं, उसमें हम नहीं जाते। हमारे यहाँ नहीं चेंज आया, हमारे यहाँ उनको और कब्जा कर दिया। उनको बिल्कुल आर्मी जो कमांडर चीफ है, वो वन मैन विंडो, जो कहते हैं ना, वन विंडो ऑपरेशन है। वो जिस मर्जी को चाहे जब निकाल दे, जैसे निकाल दे, कोई उसकी सुनवाई, कोई पूछती, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं, कहीं नहीं। और बेसिकली आदिल, ये भी एक पेशा है, और लेकिन ये नौकरी भी है। मैं और आप भी फौज में थे, मुझे याद है 5 जुलाई 1977 को जब मार्शल लॉ लगा, हमने 6 जुलाई को उसी तरीके से हमने अपने बूट पहने, वर्दी पहनी, टोपी पहनी, बेल्ट लगाई, और वर्दी और दफ्तर चले गए बगैर, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। मैं उस वक्त लेफ्टिनेंट था, कुछ अर्से के बाद मैं कप्तान हो गया। मैं 4 साल मैंने ज़िया के मार्शल लॉ में फौज में नौकरी की है, 77 से लेकर 81 तक। तो एक ये भी हमें रखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग जिम्मेदार हैं, मैं ये कहता हूँ इस आर्मी के तशक्कुस की वजह से, इसके कल्चर की वजह से, इसका जो पुराना निजाम चला रहा है उसकी वजह से एक आदमी इस फौज पर कब्जा कर लेता है। इसलिए हमने इस फौज के अंदर रिफॉर्म 2 लाने हैं कि एक ढक्कन किस्म का बदमाश, उचक्का, लफंगा, बाजवा जैसा आर्मी चीफ ना बने। वो कैसे वो 4 स्टार तक पहुंच गए? इसलिए कि पूरा आर्मी का सिस्टम तबाह हो गया। आपको भी पता है आदिल, कि मैक्सिमम अच्छे अफसर जो, अच्छा, ये जब बात हो रही है आसिम मुनीर सीन के ऊपर नहीं था उस करिए, मैं आपको पहले बता दूं, ना ब्रिगेडियर तक जाते हैं, जो दबंग होते हैं, जो बोलते भी हैं, प्रोफेशनल भी हैं, ऑनेस्ट भी हैं, करप्ट नहीं है, वो वहां तक, उसके बाद उनका करियर बड़ा होगा, स्टाफ कॉलेज भी इधर से किया होगा, एनटीयू में भी रहे होंगे, प्लटून कमांडर, इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड की होगी, वॉर ऑन टेरर में भी हिस्सा लिया होगा, भी नहीं आगे जाते। कुछ उनमें से चले जाते हैं, जो चले जाते हैं वो चुप कर जाते हैं, और जो चुप कर जाते हैं अच्छे होते हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि रियलिटी ये है कि 6.5 लाख बंदूकों, जो कि कभी भी अपने आर्मी चीफ के खिलाफ नहीं बगावत करेंगी, और जो कि उनको नहीं करना चाहिए, और अगर एक बदमाश आर्मी चीफ ऊपर आके बैठ जाता है तो वो तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर देता है, जिस तरह हमने 4 डिक्टेटर्स में देखा। और बाकी जो मिर्जा असलम बेग ने जो टिंकरिंग की, और सारी बैक ऑफ द डोर जो जाके उसने की, जिस तरह चानी साहब ने 6 साल जो है इसको कितना तकवीत दी है आसिफ जरदारी को, और बाजवा का तो खैर भूल ही जाए। यही निजाम अभी तक चलता है। और अब आप देखें कि ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल बनता कौन है? या बिल्कुल चुप, अच्छा भी अफसर होगा लेकिन कंप्लायंट, चुप, वीक, स्पाइनलेस, मेरा प्लॉट ना जाए, मेरा घर ना जाए। ब्रिगेडियर जो प्रमोट होने के लिए आगे जा रहे होते हैं वो भी चुप। एक अफसर ने मुझे बताया, कहता सर मेरे कोर्स के 14 मेजर जनरल प्रमोट हुए अभी पिछले, ये जो लास्ट हुए हैं ना, जिसमें ये वसीम भी है और आमिर भी है, जो दोनों पीएस थे, एमएस थे, एक अलवी का और एक इसका इमरान का। कहता है मैंने 14 के 14 से फोन करके बात की कि यार बात सुनो। कहता है एक बंदे ने चू नहीं की, और लेने नहीं, और रहने दे यार, और बस ना कर, मैं नौकरी करनी। हाँ, मतलब ये 14 जर्नल, आप सोचें, ये अपने कोर्स के टॉप जर्नल हैं, टॉप अफसर हैं, जो कि मेजर जनरल, ये अब भी से बकरी हुए में। तो इनमें से अब ये भी चुप है कि जी मेरे में से कोई लेफ्टिनेंट जनरल बने।
तो आदिल, मैं जो बात कर रहा हूं ना, मेरे पास आज मेरी यूनिट के अफसर ने एक स्टेटिस्टिक भेजी कि 2022 में कितने अफसर शहीद हुए। 35 अफसर शहीद हुए, एक लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज, एक मेजर जनरल, एक ब्रिगेडियर, एक नेवी का कमांडर, और 31 लोअर रैंक्स, मतलब जेसीओ एनसीओ वार नहीं है, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कप्तान, लेफ्टिनेंट। जान नहीं देखिए कौन दे रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आला अफसर जान नहीं देता, लेकिन आप देखें कि शहादतें लेफ्टिनेंट, कप्तान, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल तक, लेफ्टिनेंट कर्नल चंद है, बेशतर 27 जो है वो मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट। तो फौज तो बहुत शहादतें दे रही है। आदिल, मैं ये कह रहा हूं कि ये फौज जो, मैं कसूरवार फौजी को, मैं कसूरवार सिस्टम को कहता हूं, मैं इनके पोस्टिंग, ट्रांसफर, प्रमोशंस के सिस्टम को कहता हूं, जिसने फौज को तबाह बर्बाद कर दिया। मेरिट रिलेटिवली बेहतर होता था, कभी भी मुकम्मल नहीं था। लोगों को अगर कोई गलतफहमी है कि जी बड़ा जबरदस्त मेरिट था, ऐसी बात नहीं है। मेरिट अगर अयूब जैसा ढक्कन बन सकता है, टिक्का जैसा बन सकता है। मेरे तो नजर में आदिल 2-3 ही आर्मी चीफ हैं जो ढंग के थे, एक वहीद काकड़ साहब, एक आसिफ नवाज साहब, और एक अपना तो लेफ्टिनेंट सर इसमें जनरल। फिर अभी मैं सॉरी आपका शॉर्ट करूंगा, लोगों का जो है ना वो कंसंट्रेशन स्पैन इतना ज्यादा नहीं होता, लोग दरमियान में गिला भी करते हैं कि बोलने दें। लेकिन सर ये फिर आप अपनी बात को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं कि जब तक तो मार्शल रेस थ्योरी चल रही थी उस वक्त तक तो अफसरान भी बड़े तगड़े तगड़े किस्म के जर्नल बन रहे थे, आसिफ नवाज, जंजू वगैरह का आपने जिक्र किया। लेकिन जनरल ज़िया उल हक ने जब से जो है वो अवामी फौज कर दी, तमाम की तमाम ये मार्शल रेस थ्योरी को बुला के तमाम हर किस्म के लोग जो है वो इंडक्शन करनी शुरू कर दी, जिसका एक फायदा ये हुआ कि नेशनल कोहेजन हुई, फेडरेशन की कोहेजन हुई। लेकिन सर उसका नुकसान ये भी तो हुआ कि जो आप ये करंट लॉट देख रहे हैं इस वक्त, वो भी तो उसके बाद ही आना, ये उसी वक्त की भर्ती है जो इस वक्त यहाँ पे जो है जर्नल बने हुए हैं, और जो यहाँ पे उसके बाद से जो डिटेरिएशन आना शुरू हुई है 80s के बाद आपके मोरल की और आपकी क्वालिटी ऑफ ऑफिसर्स की, वो भी जाहिर बात है फिर गोरे का गोरा ठीक नहीं था मार्शल रेस थ्योरी को नहीं नहीं, लगा के। बिल्कुल बिल्कुल ठीक नहीं था आदिल। आप एक ना बहुत इज्जती कर रहे हैं, सर लेकिन मुझे अलाउ मी टू आंसर। आदिल, ह्यूमन बिहेवियर इज सब्जेक्ट टू एनवायरनमेंट एंड कॉन्टेक्स्ट, याद रखना। इसका कोई ताल्लुक आपके डीएनए से नहीं है, कोई आपकी अपब्रिंगिंग, सर अपब्रिंगिंग भी तो नहीं वही है, है नहीं ना है, सर। नहीं है, नहीं है, सुन लेना, नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों। वही आदमी हैदर मेहदी इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पे सीट बेल्ट पहनता है और 125 किलोमीटर पे चलाता है। वही हैदर मेहदी जब जीटी रोड पे जाता है तो माँ बहन की गालियां देता हुआ गाड़ी दाएं बाएं करता हुआ, वही हैदर मेहदी। वही हैदर मेहदी जब पहाड़ से नीचे उतरता है सर पे बकरी लेके, बस की छत के ऊपर बैठ के दुबई जाने के लिए, पीर वदाई के अंदर गालियां गलोच पत्थर ये वो, उसके बाद उतरता है, उधर भी थोड़ी धक्की पेली करता है कराची या पिंडी के एयरपोर्ट पे। दुबई एयरपोर्ट पे चुप करके लाइन में खड़ा होता है, हाथ में पासपोर्ट पड़ा होता है, ऐसे चमन शरीफ तरीके से होता है जैसे कि ये फर्स्ट वर्ल्ड का सिटीजन। इट इज ऑलवेज ड्रिवन बाय प्रोसेस। ये याद रखना, ये हजारों साल की रिसर्च है। ये मेरा एरिया ऑफ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मैंने 30 साल ये काम किया चेंज ट्रांसफॉर्मेशन करने का। इट इज ऑल कॉन्टेक्स्ट। मैं आपको फौज का बताऊं, आपका एक अच्छा सीईओ आ जाए यूनिट में, वो यूनिट को उठा के रख देता है। वही अफसर होते हैं, वही जेसीओ, वही एनसीओ, वो एक दक्कन किस्म का चोर चक्का बदमाश टाइप लुच्चा लफंगा सीईओ आता है, यूनिट तबाह हो जाती है। आज से ये याद रखें, ये कॉन्टेक्स्ट है, ये सिस्टम है। कहते हैं पीपल प्रोसेस टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी फिलहाल आर्मी से निकाल लो, पीपल एंड प्रोसेस। फौज क्यों चलती है? सिस्टम्स बड़े जबरदस्त थे, प्रोसेसेस बड़े सस्ते। लेकिन अगर सिस्टम तो सर फेल है ना, सिस्टम फेल है तभी बाजवे जैसे लोग चीफ बन के आप खुद बता रहे हैं सिस्टम फेल है। सिस्टम, तो वो गोरे ने जो सिस्टम बनाया था वो क्यों नहीं फेल हुआ सर? ये सिस्टम ही क्यों फेल हो रहा है सर? इसलिए कि मार्शल लॉ लगे, इसलिए फेल हुआ ना कि आपका जो आदमी था अयूब खान ने 1953 के अंदर, जब गुलाम मोहम्मद को, एम्बिशियस आदमी था, जब गुलाम मोहम्मद को उसने सपोर्ट किया, जब उसने डिसमिस की ख्वाजा नाज़मुद्दीन को, तो ये हुआ। अब आप सोचें कि कायदे आजम ने पहचान लिया था इस बंदे को। उसने कहा ही इज ओवरली एम्बिशियस एंड डेंजरस मैन एंड इनकॉम्पिटेंट। ओवरली एम्बिशियस, अयूब खान की बात कर रहे हैं सर। कायदे आजम ने कहा ओवरली एम्बिशियस, इनकॉम्पिटेंट एंड डेंजरस मैन शुड नॉट बी प्रमोटेड, और उसको पास ओवर कर दिया गया। उसने मिन्नतें समाजतें करके लियाकत अली खान से कहा कि मुझे अनपेड लोकस लांसनायक टाइप रैंक देके मेजर जनरल भेज दो ईस्ट पाकिस्तान, मेरी बहुत बेइज्जती होगी अपने इलाके में। उनको अनपेड लोकल मेजर जनरल रैंक भेज के ईस्ट पाकिस्तान भेजा। मैं अब देखे मफरूजों में बात हो रही, अगर वो ना बनता, कोई और बनता, ये फौज में मार्शल लॉ लगता नहीं लगता, हम बात करें। इस सिस्टम का है। हमने आज की, अब आ जाए आज की बात, मैं एक मिनट सर, सिस्टम फॉल्ट है, सिस्टम को ओवरऑल जो है ओवरऑल की जरूरत है, वो ओवरऑल जारी बात है। अगर तो कोई पब्लिक मैंडेट के साथ कोई बंदा इमरान खान आएगा तो वही सिस्टम को ओवरऑल कर सकता है। क्या ये कहना ठीक है? यस और नो सर? यस एंड नो। यस नहीं, यस एंड नो इसलिए कहता हूं, अगर कोई कर सकता है तो इमरान करेगा, लेकिन उसको फौज के अंदर से कुछ ऐसी फोर्सेस की मदद की जरूरत होगी जो इस चेंज के हामी है। अगर नहीं होगी ना, वो नहीं कर सकेगा। ये मैं नहीं, वो तो है सर, वो जर्नलों के अलावा है, बिल्कुल है, लेकिन आप कहते हैं कि 100 जर्नल टांगोगे तो तभी मसला हल होगा। तो ये 100 जर्नल टांगने वाली क्या चक्कर है सर? मैंने टांगे का नहीं कहा, मैंने कहा सफाया करें।
अच्छा, तो एक ही सफाया, ये सफाया कैसे होगा सर? रिटायर कर दे, फिर फौरी, फिर यू आर हियर बाय इमीडिएटली रिटायर्ड विद फुल सर्विसेज बेनिफिट्स, घर जाके बैठ जाए। अच्छा, चलो इमरान खान 100 जर्नलों को सफाया करेगा तो तभी ये जो है रास्ता बनेगा, ये बात तो क्लियर होगी सर। सर ये जो आपने 32 ऑफिसर्स की लिस्ट दी है, जवानों की तो बात ही नहीं करते, कई सौ जवान शहीद हुआ है साथ, ये सर जो जवानों की, सॉरी, आई थिंक इट्स क्लोज टू 1000 आदिल। 1000 जवान और 32 ऑफिसर, ठीक है सर, ये शहीद हुआ, ठीक है। हजारों में पाक फौज के जूनियर ऑफिसर ने, एक सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल है, एक ब्रिगेडियर है, रेड टेबल 2-3 है, बाकी हजारों के अंदर अगर परसेंटेज निकाली जाए तो 1% भी नहीं बनती। तो सर इस सारी जो ये जवानों की और यंग ऑफिसर्स की कुर्बानी है ना, जवानों की, यंगस्टर्स की कुर्बानी है, इसके सर के ऊपर ये जो जर्नैल पाकिस्तान में ये जो हमें बताते हैं कि जी हमें कुछ ना कहा जाए क्योंकि ये हम जानों की कुर्बानी दे रहे हैं, जानों की कुर्बानी तो जवान दे रहे हैं, यंग ऑफिसर्स दे रहे हैं, वो डेली के हिसाब से क्रिबिंग कर रहे हैं सर। इनकी कुर्बानी को सर ये कब तक बेचेंगे, कब तक ये खून को, लहू को सस्ता बेच के, ये सौदा करके अपनी याशियां कब तक करेंगे, अपनी मनमानियां, अपनी मर्जियां, आपको कब तक, आपके ख्याल में ये चल सकता है ये सिस्टम इस तरह? जब तक कौम इजाजत देगी, सिंपल सी बात है। सर कौम बेचारी किधर, कौम तो सड़कों पे निकली हुई है, गालियां निकाल रही है। आदिल आपने खुद कहा कि बिस्टुक मिल सकता है प्लेट में, इसके अलावा कुछ नहीं मिल सकता। हाँ, ये बिस्टुक नहीं देने लगे आपको कि ए लो जी असी जा रहे हैं, ए साढ़े प्लॉट खत्म, ये हमारी मुराद खत्म, हम कल से जो है ना हमने दाढ़ी भी रख ली है, अपने ऊपर टोपी पहन लिया, 5 वक्त नमाजी, हमारी माफी, हमने बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ, सवाल नहीं पैदा होता जब तक इनको रोका नहीं जाएगा। आप पीपल्स पार्टी को देख लेना आदिल, पीपल्स पार्टी 1977 से उसकी लाश बेच रहे हैं, और इतनी बेची है कि बेटे को चेयरमैन बना दिया, उसके बाप ने अपनी बीवी को कत्ल किया, उसके बाप ने अपनी बीवी के भाई को कत्ल, दोनों भाइयों को कत्ल करवाया, वो लाश को। यहाँ पे मैं एग्री नहीं करता सर हैदर मेहदी से। जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, मैंने इसके ऊपर बहुत स्टोरीज की हैं मेरे इस चैनल के ऊपर @soldier speaks reloaded के ऊपर, आपको मिलेंगी जो स्टोरीज इस बात का सबूत है कि मोहतरमा बेनजीर को जो है वो कत्ल करने में, असैसिनेशन के अंदर, शहादत के अंदर जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का हाथ था। आसिफ जरदारी का कितना एक हाथ था इसके ऊपर विजिबली जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बातचीत तो है, लेकिन जिन्होंने कत्ल करवाया, मतलब जो लोग रिश्तेदारों को, इसलिए इस वक्त खान साहब की बहनों को कहा जाता है कि प्लीज बी विजिलेंट, इसको लीड करें प्रोएक्टिवली, नहीं तो कल कला को खान को खुदा ना खास्ता बेनजीर की तरह रास्ते से हटा के आपको ही कसूरवार ठहरा देंगे। ये जो सर हैदर मेहदी बात करें, मेरी जाती राय के मुताबिक ये बातचीत मैं इससे एग्री नहीं करता हूं। मेरे ख्याल में जो मोहतरमा बेनजीर को रास्ते से हटाने में जिन लोगों का किरदार था, हाँ ये उनकी बात 100% ठीक है कि आसिफ अली जरदारी आज उन्हीं का पार्टनर है और उन्हीं के साथ मिलकर हुकूमत चला रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। बेच के इस मुल्क पे 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, अगर भुट्टो को मिलाए तो उससे भी ज्यादा। इस सिंध में ये तो मतलब सर हमारे जर्नैल भी वही काम कर रहे हैं कि अपने जवानों की लाशों को और अपने यंग ऑफिसर्स की लाशों को बेच के 100%। सर ये बात तो चले वाज़ेह होगी सर। इसको खत्म करो आदिल, अभी एक मैंने खबर पढ़ी कि जी कैबिनेट ने एक प्रपोजल पार्लियामेंट को भेजा है कि जी जो भी फौज को और अदलिया को डिफेम करेगा उसको 5 साल कैद होगी। ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है, असेंबली तो तैयार हो जा पुत्र, तो भी जा रहे थे, मैं भी प्रोफेटिक लफ्ज़ है वैसे। सर हैदर ने उस वक्त कहा था, बिल्कुल सर हैदर और मुझे दोनों को इसके ऊपर जो है वो 25-25 साल की सजा दी गई है, 2 उम्र कैद और 25 साल इस चीज के ऊपर। ये जो कानून बनाया गया ना, पंज करके 5 दफा 5 साल 25 साल की सजा सुनाई है इन्होंने। अंदाजा करें, प्रोफेटिक वर्ड्स। सर हैदर ने कहा था बच्चे तू तैयार हो जा, तो बच्चा जो है वो तैयार क्या है, उन्होंने जो है वो बिल्कुल कर दिया वो काम कि जी कैबिनेट ने एक प्रपोजल पार्लियामेंट को भेजा है कि जी जो भी फौज को और अदलिया को डिफेम करेगा उसको 5 साल कैद होगी। ये ड्राफ्ट लेजिस्लेशन है, असेंबली तो तैयार हो जा पुत्र, तो भी जा रहे थे, मैं भी। अच्छा, मैं अब ये फौज डिफेम नहीं, ये जर्नैल, ये जो उंगली है, ये जो दुम पे पैर रखा है मेरे जैसे, आप जैसे और लोगों ने, कि अपने जर्नैलों के खिलाफ रखा है, करप्ट जर्नैलों के। इसके अलावा जो है मेरा और सर हैदर मेहदी का कोर्ट मार्शल भी इसी चक्कर के अंदर किया गया, 14 साल सजा उसके अलावा सुनाई गई है, ये भी आप देख के खिलाफ रखा है, बागी जर्नैलों के खिलाफ है, गद्दार जर्नैलों के खिलाफ रखा है, बाजवा जैसे जर्नैलों के खिलाफ रखा है, और इस वक्त आसिम जैसे जर्नैलों के, और मोहम्मद सईद जैसे जर्नैल, और नदीम अंजुम जैसे जर्नैल, जिन्होंने इस मुल्क को बेच दिया, जिन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की और कर रहे हैं, जिनको पता है कि सवाए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के और कोई रास्ता नहीं है वरना एनार्की है। हम उनके तो अपने आप को बचाने के लिए फौज की ढाल लेते हैं जी, फौज के खिलाफ जुडिशरी अपने 8-10 काली भेड़ों को बचाने के लिए। फौज भी नहीं सर, कहते पाकिस्तान, हमारा नाम मत लो, जर्नैल का मसला नहीं बोलना पाकिस्तान का मसला है, अपना नाम या फौज का मसला नहीं वो बोलने देते, बोलना है जी कि पाकिस्तान का मसला है।
वो पाकिस्तान का नाम इस्तेमाल करते हैं, उछालते हैं सर। इसी में आपको जर्नलों के नाम भी ले रहे हैं। यहाँ पे सर जर्नल ऐसे नहीं है, आपको पता है कि जो है वो सुबह से शाम तक अभी भी बस हाजिर सर्वस भी हैं, चर्च भी पीते रहते हैं, उसके बाद बातें भी वो करते हैं बड़ी बड़ी आपको पता ही है सर। लेकिन लेकिन अभी नाम नहीं लेते। चले आदिल, कौन कौन पीता है चर्च? चले सर, इतना पर्दा रखना चाहिए। सर मुझे ये बताएं कि ये मुझे पता है कि उसके दफ्तर में जब लोग जाते हैं वो कहते हैं जी उसके बाथरूम से ना चर्च की स्मेल आती रहती है सारा दिन। और आप देखिए, और वो कप्तानी से पी रहा है बाय द वे, और अहम तरीन अपॉइंटमेंट है जगत आमी बहुत अहम तरीन की। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो ऑफिसर्स हैं, जनरल ऑफिसर्स इस किस्म के जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, ये अभी इनके मुंह से इमरान खान का नाम सुन के झाग क्यों निकलने लग जाती है? जनरल आमिर हो गए, वो अफसरों के सामने गालियां निकालते फिरते हैं इमरान खान को। जनरल आसिम मुनीर का चेहरा लाल हो जाता है आर्मी चीफ का अगर इमरान खान की। मुझे पता है, अभी आप ये चर्च वाले का नाम पूछेंगे तो यार, पहले बड़ा जो है ना लेफ्टिनेंट जनरल हो गया, रिटायर हो गया, बड़ी मुश्किल के अंदर है अभी। कोई उसको एक्सपोज भी बहुत ज्यादा नाम लेके किया हुआ है। अभी क्या यार, बंदा जिस लगे मरे हुए को मारना नहीं चाहिए, एक सेइंग है यहाँ पे, ठीक है? तो इसलिए मैं नाम नहीं इस वक्त लेता। समझदार को इशारा ही काफी है चकवाल ग्रुप वालों को। शरीफ अफसर जब करते हुए कहते हैं तुम जानते नहीं हो इमरान खान को, इनके सर पेट में दर्द और ये मुंह लाल क्यों हो जाते हैं सर? और जनरल सईद का आपने नाम लिया, ये भी इमरान खान के इतने मुखालिफ, ये सारे लोग जो है जनरल इमरान खान के इतने क्यों एंटी क्यों है सर? इनकी जान क्यों जाती है? इनके चेहरे क्यों रंग क्यों उड़ जाते हैं, लाल क्यों हो जाते हैं मुंह सर? इतने खिलाफ क्यों है इमरान खान के सर? अच्छा देखो, चंद की तो मैं डायरेक्ट बात कर सकता हूं जो कि हमें हकायक पता है सामने है, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं। जनरल आमिर की जो बात कर रहे हैं, जो कोर कमांडर गुजरांवाला है, ये एक आम तासुर, बहुत ही वसूख, और ये सीनियर फौजी अफसर जो इस वक्त सर्विंग भी है और रिटायर्ड तो तकरीबन सारे, वो कहते हैं कि जी ये आदमी आसिफ जरदारी का टाउट है, फ्रंट मैन है। बल्कि ये जब उसका MSI एज ए ब्रिगेडियर, ये आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग में बहुत बड़ा किरदार इसने अदा किया। वो कैसे किया है, इसके अकाउंट्स इस्तेमाल हुए, इसके खानदान वालों के, इसके रिश्तेदारों के, इसके दोस्त, ये हमें नहीं पता, ठीक है? ही वाज आमिर जरदारी चॉइस, जो कि जरदारी ने खुद भी पब्लिकली कहा है कि हाँ ये मेरी चॉइस थी। तो आमिर का तो मुझे इस तरह समझ आता है कि उसको पता है कि ये जो स्टेटस को अगर चेंज हुआ ना, उसकी भी खैर नहीं। अब आ जाओ दूसरे पे, नदीम अंजुम पे। नदीम अंजुम को ये पता है कि अगर स्टेटस को चेंज हुआ और कोई ऐसी कुव्वतें आई जो कि पीपल्स पावर से आएंगी, जिस तरह इमरान आएगा, और अगर इमरान ने हमारे खिलाफ कार्रवाई की, इतना एविडेंस है नदीम अंजुम के खिलाफ कि इसके सजाए मौत एक नहीं कुछ 4 दफा इसको मिलेगी। ये अपनी फिजिकल सर्वाइवल के लिए काम कर रहा है। पहले इसका जरूर कोई एंटी इमरान बायस होगा जब ये DGISI बनने से पहले, लेकिन इसका इस वक्त ही फाइटिंग फॉर हिज सर्वाइवल। इसके पीछे बाजवा है, बाजवा भी अपनी सर्वाइवल के लिए फाइट कर रहा है। अगर इसके 4 बनते हैं ना, बाजवे को तो ये थ्रो अंडर द बस करने जा रहे हैं। अगला सवाल ही मैंने ये करना है, ये पहले क्लियर करें सर। मेरी सुन ले, बाजवा की इतनी भी अभी तक आप ना समझें कि उसकी पावर वीकन हो गई है। ये भी लुकमे दे रहे हैं कि बाजवा, मैंने जो कहा था वो ठीक कहा था। बाजवे को वाकई इन्होंने जो है थ्रो अंडर द बस कर दिया। सर हैदर, मैंने जो सर हैदर को कहा था और उसको खुड़े लाइन लगा दिया। हालांकि इमरान खान ने भी कहा था कि इसको एक्सटेंशन दे दो, लेकिन उसको उन्होंने खुड़े लाइन लगा दिया। को अंडर द बस करेंगे, शायद कर दे, लेकिन लेट मी कंप्लीट दिस। ही इज स्टिल वेरी पावरफुल, ही इज स्टिल लॉट ऑफ मोराज इन द आर्मी। मोहम्मद सईद उसका मोर है, मोहम्मद सईद तो बाद में आता। आसिम पे आ जाए। आसिम की एक बहुत सीनियर अफसर ने मुझे कुछ चीज भेजी, वो अंग्रेजी में, मैं कोशिश करता हूँ उसका मैं थोड़ा अंग्रेजी के भी लफ्ज है इसलिए अंग्रेजी कहते हैं जी, वीक है, प्लायंट है, कमजोर है, जी अजूरी कमजोर है, जी अजूरी है, नीसना। जी मैं बिल्कुल, आसिम मुनीर आ गया था। और ये अभी प्रोफेटिक वर्ड्स हैं जो सर हैदर मेहदी कह रहे हैं। ये थोड़ा बहुत जो है मेरे ख्याल में टाइमिंग ऊपर नीचे, मेरे पास एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, मेरे पास सिर्फ जो है वो जो है ईयर एंड मंथ लिखा हुआ है। तो ये उसके आने के जो है वो फौरन बाद की कहानी हो रही है। नीसना है और मुनाफिक है, ये 4 लफ्ज उसने इस्तेमाल किए। उसके बाद कहता है, आप हाफिज साहब की बात कर रहे हैं सर। हाफिज, उसके बाद कहता है ये बाजवा से डबल खतरनाक निकलेगा। दूसरी बात। तीसरी बात कहता है कि इसका हाफिज होना इसकी मुनाफिकत की सबसे बड़ी निशानी है। चौथी बात करता है कि ये और इसकी बीवी को मलिक रियाज ने बहुत नवाजा हुआ है, प्लॉटों से और जेवरात से। अच्छा, और लेकिन सर मलिक रियाज ने तो मैंने भी दुकान लगा के खोली थी जब मैं एंकरिंग करता था कि साढ़े को भी शायद मलिक रियाज है, हमारे पास तो मलिक रियाज आए। बट लेट मी गेट बैक टू आमिर। आखिरी चीज कहता है कि ये जिम्मेदार ठहराता है कि मुझे जो है ना इमरान ने DGISI, हालांकि मुझे भी पता है, लेकिन उसने भी एक और ने कहा कि एक्चुअली बाजवा की ये सारी गेम थी। बाजवा लाना चाहता था फैज अमीर DGISI, जब उसने उसको लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट किया, उसको पहले AG बनाया कि उसको वो 9 महीने में AG की मरात मिल जाए। आपको पता है ना, आर्मी चीफ के बाद AG की सबसे ज्यादा मरात होती है प्लॉटों में। तो पहले, बिकॉज वो उस वक्त उसका खास और बड़ा जबरदस्त उसका खास आदमी था फैज अमीर, उसको 9 महीने जैसे ही कंप्लीट हुए ना, जैसे
तीसरे दिन उसने इमरान को जाके कहा कि ये जी ये जो है ना आसिम मुनीर, ये आपकी बीवी की वायर टैपिंग कर रहा है और मैं भी इससे खुश नहीं हूँ। और इमरान भी बाय द वे उससे कोई खास खुश नहीं था, बट इमरान वाज इनडिफरेंट। तो मैं इसको निकालना चाहता हूँ, मैं ये फैज हमीद को लाना चाहता हूँ। मुझे कहा कर दो। इसको जाके कहता है आसिम मुनीर को कि मैंने तुम्हारी ये जब रिपोर्ट दी तो इमरान ने कहा इसको निकाल दो। अच्छा, ये मुझे दोनों तरफ से पता है, बाय द वे बाजने में भी मुझे यही बताया है, और जो अपनी साइड है दूसरी तरफ मुझे दूसरी साइड भी पता। और ये फैज हमीद रिजाइन इसलिए किया, उसको पता था कि अगर वो रह गया ना, बिकॉज इनकी ये सख्त राइवलरी, ठीक है, अगर रह गया ना तो जब तक ये अप्रैल तक रहेगा, या जब तक उसे रहना था, इसने उसका तना निकाल देना था, ठीक है, आसिम मुनीर ने। और फाइनली जिसको कहते हैं आइसिंग ऑन द केक, कभी नवाज शरीफ बगैर सौदा किए किसी आर्मी चीफ को अपॉइंट करेगा? मुझे तो ये बता दो। नहीं, हो ही नहीं सकता सर, सब ने तो ये, और इसका ये भी बड़ा मशहूर है, मैंने वीलॉग में भी कहा है कि इसने 10-11 महीने पहले मुझे जब ये हो रही थी बढ़िया, किसी ने मुझे कहा, बहुत सीनियर आदमी है, बहुत सीनियर आदमी, आप समझ लें, कहता है जी इसने कहा है आई विल डिस्ट्रॉय पीटीआई एंड आई विल एलिमिनेट इमरान खान, मुझे आर्मी चीफ तो बनाओ। तो सर ये आपके ख्याल में वुड ही बी सक्सेसफुल? क्या ये कर सकता है? इनसे तो एक धमाका नहीं संभाला जा रहा। पब्लिक परसेप्शन 87% पाकिस्तान की पब्लिक की परसेप्शन ये है कि ये जो पेशावर का धमाका है ये खुद आईएसआई ने और खुद एस्टैब्लिशमेंट ने कराया है, खुद जीएचक्यू वालों ने कराया है। मेरी इन्फॉर्मेशन इससे मुतजाद है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन रियलिटी। और परसेप्शन ये है कि पाकिस्तान की 90% कौम, 87%, 90% ही होगी ना, राउंड फिगर करें तो, वो कहती है जिन्होंने खुद धमाका कराया। ये आपके ख्याल में सर ये इस काबिल है कि ये करा सकेगा? ये इमरान खान को ऑर्डर्स भी इसी किस्म के दिए जो आप बात कर रहे हैं, लेकिन आपके ख्याल में ये कामयाब हो सकता है सर? यार इसका ना मैं थोड़ा सा ना एक डिफरेंट तरीके से जवाब दूं। हाँ, मेरा तो ख्याल है कामयाब, देखो मारने में तो कामयाब क्या, एक गोली मारनी है ना, या एक बॉम्ब ब्लास्ट करना है। वो मैंने भी एक इंटरव्यू किया था आज सुबह। मारने वाले से बचाने वाली जात बड़ी है सर। अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। आदिल, मैंने इंटरव्यू अभी किया है एक लॉयर का, फैसल सिद्दीकी का, वो चंद घंटों में आ जाएगा, मेरा ख्याल है हमारे प्रोग्राम से पहले शायद वो आ जाएगा। बड़ी जबरदस्त उसने बात की। उसने कहा कि जी जो ये एलीट होती है ना, जिसके अंदर सबसे बड़ा एलीट कैप्चर जो है वो फौज है, जुडिशरी है, हमारी एग्जेक्टिव है, और मौलवियों का भी नाम लिया, मीडिया का भी नाम लिया, और बिग बिजनेस का भी लिया, टेररिस्ट का भी लिया, कि उनकी भी बड़ी ताकत है। और उसने कहा जी ये साथ एक जगह, और एक जगह है पीपल्स पावर, हाँ, मिडिल क्लास पाकिस्तान। वो कहते हैं जी जो एलीट होती है ना कैप्चर, जब वो देखती है ना कि उनकी खतरा बहुत सख्त खतरा है और ये निजाम टूट जाएगा, कहते हैं उनमें कुछ ऐसे अनासिर होते हैं कि वो इस निजाम को उस डायरेक्शन में लेके जाते हैं कि लोग भी खुश हो जाएं, और वो क्या कहते हैं, लाठी भी ना टूटे तो क्या, वो क्या मिसाल है, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, हमारी ताकत भी रहे, हम मतलब बैठे रहे। बाजवा और फैज को आगे कर दो, चारा बना दो, वो ना हो तो फिर अरशद शरीफ शहीद के कातलों को, डर्टी हरी पार्टी को बना दो चारा, और फिर भी ना हो अल्टीमेटली तो फिर जो है पीडीएम के जो इन लोगों को एनआरओ दिया है उनको चाड़ दो, तो मसला ही सारा हल हो जाए और इमरान खान को वापस पावर मिले। आदिल राजा वाटर कूलर, ऑरेंज वाटर कूलर तेरा हुआ, एब्सोल्युटली, ये मेरे तो मुंह से लग। और अगर जरूरत भी पड़ी ना, ये नदीम अंजुम को भी डंप कर देगा, ये बाबर इफ्तिखार को भी डंप कर देगा, ये अपनी सर्वाइवल को हर बंदे को डंप कर देगा। ये नदीम अंजुम वगैरह बड़े जो खुश बैठे हैं ना कि जी हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं, ये सबको डंप कर देगा। ये समझेगा कि यार लोग बड़े खुश हो जाएंगे, मैंने कोई पकड़। टू लिटिल टू लेट। ये लोगों का अंडरस्टैंडिंग का थ्रेशोल्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया है। ये जितनी मर्जी कोशिश करें कि हम इस किस्म की वो लफ्ज मुशर्रफ का एनलाइटेंड मॉडरेशन है कि हम लोगों को कुछ चमक भी दिखा दें और इधर काबू भी रखें, मेरा नहीं ख्याल। मेरा तो आदिल ख्याल है कि या तो एनार्की और कैओस होगा अगर ये इस रास्ते पे चले, और सिस्टम वो जो कहते हैं ना इम्प्लोड होके, अल्लाह जिस तरह मिसाल बहुत गलत दे रहा हूँ, जिस तरह वो पेशावर की मस्जिद शहीद हुई है ना, ये उस तरह इम्प्लोड हो जाएगा सिस्टम। अब उसके बाद निकलेगा क्या हमें नहीं पता। इसलिए मैं कहता हूं कि बेहतर ये है कि एक ये इलेक्शन कराएं। देखिए ये सब, इसमें सब बचेंगे। इसमें जो आर्मी है, आर्मी हमने बचानी है, आर्मी भी बचेगी, हमारा निजाम भी बचेगा, लेकिन तब्दीली आएगी, इसलिए रिफॉर्म आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि इलेक्शन होने दो, इस बंदे को 2/3 में आने दो, इसको रिफॉर्म करने दो, फौज के 100 जर्नैलों को रिटायर करो, घर भेजो, अच्छे 40-50 जर्नैलों को आप जो है रिटेन करें, और नीचे से ब्रिगेडियर लेके आए। ब्रिगेडियर रैंक कितने साल में हो जाता है? 100 जर्नैल जो इमरान खान है इंशाल्लाह भेजने घर, उनमें जनरल आसिम मुनीर शामिल होगा 100%। वन विंडो ऑपरेशन है यार। आदिल की गल कर दे, एक बंदे ने पूरे मुल्क को जो, इसीलिए उसने जो है पहले से जो है पूरे मुल्क को तबाह बर्बाद 26वीं 27वीं तरमीम करके 28वीं करने के चक्कर के अंदर जो है सर हैदर के प्रोग्राम वो भी बड़े शौक से जो है उसको देखने का शौक था, और तमाम की तमाम चीजें नोट करके काउंटर एक्शन पहले से तैयार स्टाफ अफसर करके देता था कि सर एंज करना है तो एंज कर लो, लेकिन चलो आगे देखें। आगे लगाया हुआ एक बंदा, एक फौज, एक मुल्क। मतलब आप सोचें यार, मतलब ये इस 21वीं सदी में कहीं आप ऐसा देख रहे हैं? मतलब वो सीसी भी इस तरीके से नहीं रूल कर रहा,
जिस तरीके से हम कर रहे हैं कि एक आदमी, कोई जुडिशरी उसके सामने खड़े होने के लिए तैयार नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई एग्जीक्यूटिव, कोई इलेक्शन, सिवाय लोगों, मौलवी उसके साथ मिल गए सारे, सब वजह है ना, वजह जिसकी फाइल खुली हुई है, जो इस सिस्टम में समाम में नंगा है, जो है यहाँ पे हनी ट्रैप हुआ है, या जिसके घर वाले हनी ट्रैप हुए हैं, या जो है करप्ट बंदा है, जो अपनी चोरी चलाना चाहता है, बचाना चाहता है, वो इनके साथ मिला हुआ है। इसलिए आपको पूरा क्लेप्टोक्रेसी के अंदर पूरा माशरा ही मिला हुआ है सर, पूरे का पूरा मीडिया मिला हुआ है, जुडिशरी मिली हुई है, ब्यूरोक्रेट्स मिले हुए हैं, आपके ये जो बिजनेसमैन है ये मिले हुए हैं, तो ऊपर चला सर ये सब कुछ ये खुद चला रहे हैं। तो सर मुझे सिर्फ इतना मजीद बताइएगा, ये इन्होंने बीफ अप कर दिया सिक्योरिटी हेडक्वार्टर आईएसआई की, अपारा की और जीएचक्यू की सिक्योरिटी बीफ अप की, और पहली दफा मेरी इत्तलात के मुताबिक ये टेररिस्ट थ्रेट से ज्यादा जो सर एमआई डायरेक्टरेट ने, आपको भी पता चला होगा, जो नई एडवाइजरी दी है वो दी है कि अवाम से बचो, अपनी अवाम से बचा रहे हैं सर ये अपने आप को। तो आपके ख्याल में ये अपनी अवाम से क्या बच पाएंगे, और क्या ये दोबारा ये कैंट्स के अंदर अगर अपने आप को बंद करके क्या ये बचेंगे? अपने ही जवान जो है, अपने ही अफसरान जो इस वक्त दिल्ली के हिसाब से तंग आए हुए हैं, क्या वो नहीं इनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे सर आपके ख्याल में? आदिल, मेरी इसके मुताबिक ना असेसमेंट ये है कि सबसे पहले तो ये अपना जो रूप है ना बदलेंगे। मतलब वाइफ है उसने बुर्का पहन लेना है, हराम हराम खाने वाले ने दाढ़ी रख लेनी है और ऊपर टोपी मतलब बाजवा फैज गया पहले गो के अंदर। अच्छा, पहले इन्होंने ना हाफिज बनना है, मतलब सही हाफिज शक्ल। वही हुआ, बाजवा गया सरते चोटते होन गया और फैज कोर्ट मार्शल गया। सुन लिया आपने? ये दिखाना अंदर से वही है, अंदर से वही लुच्चे लफंगे तवाइफ या आदमी औरत तवाइफ जो भी है, सामने लेके उन्होंने बुर्का पहन लेना है या टोपी पहन लेनी है, दाढ़ी रख लेनी है कि जी लोग कहें कि हाँ जी ये तब्दीली आ गई। उसके बाद इन्होंने डंप करना है सारे लोगों के, लोग वो ये समझ रहे हैं कि अगर किसी तरीके से कौम हमारे पीछे आ जाए और मईशत बेहतर हो जाए और लोगों का जो ये कमर तोड़ महंगाई है इससे छुटकारा हासिल हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमरान को ये भूल जाएंगे, लोगों के पास 2 टके आ जाएंगे जेब में, महंगाई काबू में आ जाएगी, नौकरियां मिलनी शुरू हो जाएंगी, कारोबार चल पड़ेगा। और इजिप्ट की तरह थोड़ी सी फैसिज्म भी, डंडा भी, आदिल राजा आया उसको तुम दो, हैदर मेहदी आया उसको तुम दो, लोग कहेंगे तुम दो, अच्छा जी सारे बकवास कर करके इन्होंने हमारा दिमाग खराब किया था, अच्छा किया इनको आपने बंद कर दिया। और लोग जो है वो चुप करके ना अपना काम करते रहे। आदिल राजा और हैदर मेहदी को 99 नहीं, सर की 98 ईयर्स है, मेरी 99 ईयर्स है नहीं बल्कि सर की 97 है, मेरी 99 ईयर्स है। तो उन्होंने दिया जो उन्होंने तुमना था सर, हैदर बिल्कुल ठीक कह रहे थे 100%। ये मेरी असेसमेंट नहीं, लेकिन मेरी आपकी क्या है सर असेसमेंट? मेरी असेसमेंट ये जो मैं पहले कहा कि लोग बिल्कुल नहीं इनके भलेखे में आएंगे, वो कहेंगे दाढ़ी के पीछे दला है, बुरके के थले तवाइफ है, वो कहेंगे। मुझे ये बताएं कि ये पॉसिबल, ये जो प्लान है इस तरह अगर ये करना भी जाए तो इस वक्त तो यूरोप के अपने अंदर, अमेरिका कनाडा वेस्टर्न कंट्रीज के अपने अंदर कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है इस वक्त, तो वो किस तरह इनको जो है इनको अन्य इनके ऊपर पैसा फेंकेंगे, जिस तरह इनको अफगान वॉर के अंदर कोलिशन सपोर्ट फंड के चक्कर में इनके ऊपर दोनों हाथों से फेंक रहे थे। अब तो सर इनके ऊपर वो पैसा, इनके ऊपर डॉलर कौन फेंकेगा सर? कौन डॉलर फेंकने के लिए कोई तैयार ही नहीं है सिरे से। तो ये तो ये नहीं मुश्किल लगता है सर कि ये कर पाएंगे। आदिल बड़ा अच्छा सवाल है, क्यों पाकिस्तान ने कभी भी ये 3 क्राइसिस एक साथ नहीं आए, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस और सिक्योरिटी क्राइसिस। ये पहली दफा है। ईस्ट पाकिस्तान जब हमारा टूटा था तब भी तीनों क्राइसिस, इकोनॉमिक कोई क्राइसिस नहीं था, हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस था, हमारा सिक्योरिटी क्राइसिस वेस्ट पाकिस्तान में नहीं था, वहां खाना जंगी हो रही थी। मुशर्रफ जब गया है, अच्छा भला इतना पॉपुलर आदमी खड़क करके गया, इकोनॉमिक कोई क्राइसिस नहीं था, बड़ी जबरदस्त मईशत चल रही थी, सिक्योरिटी क्राइसिस खत्म हो चुका था, हम वॉर ऑन टेरर लड़ने को कर रहे थे, ठीक है ना जी। वो फिर आगे क्या ने उसको आगे पहुंचाए। तो आप सोचिए इस वक्त, और इतनी शिद्दत के लेवल के क्राइसिस इस एक एरिया में कभी भी पहले नहीं था। ये जो 3 क्राइसिस हैं, इनका परदादा भी आ जाए ना, ये अपने अंग्रेज बादशाहों को बुला लें जिन्होंने इनको पैदा किया था, वो भी नहीं मसला हल कर सकता। मसला बाय द वे कोई भी हल नहीं कर सकता फौरन। ये बहुत मुश्किल जगह पे हम आके बैठ गए हैं। इमरान अगर 2/3 पे आएगा, मैं तो बार बार उनको पैगाम बता रहा हूं कि आप प्लीज अपना जो मईशत का एजेंडा है वो कौम को बताएं कि जब आप पावर में आएंगे आपका क्या एजेंडा है, कितने हद तक मुश्किलें होंगी, क्या क्या आपने फैसले सख्त करने होंगे, कितनी कीमतें और बढ़ेंगी, डॉलर को आप कहां लेके जाएंगे। ये अब सियासत छोड़ें, आप लोगों को खुल के बताएं कि वो किस चीज की तैयारी करें। और अगर आप समझते हैं कि वो तैयारी करने के लिए तैयार नहीं है और आपको वोट नहीं देंगे तो बस ठीक है, फिर रहने दो, इस कौम को पिछले दो। अगर वो ये नहीं यार 40, 50, 60, 80 मिलियन लोग मरे हैं पहली जंग अजीम में, दूसरी जंग अजीम में, वियतनाम वॉर में, कोरियन वॉर में,
6.5 लाख खाना जंगी में अमेरिका में आपस में भाई भाई लड़के मरे, वो कुर्बानियां देती है कौम। ऐसे थोड़ी मेरे आपकी तरह ट्विटर पे और फेसबुक और वीलॉग पे हम करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, मैं अपने आप को, मुझे बड़े लोग ताने देते हैं कि हैदर मेहदी तू बड़ा वहां से बैठ के शेर हो गया घुराता है पाकिस्तान आना। मैं मुझे पागल कुत्ते ने काटे, मैं पाकिस्तान आऊं के मुझे तो उधर उन्होंने मेरा ख्याल है उधर ही तुम देना है, उधर से लेके भी जाना बाहर एयरपोर्ट का, नहीं खत्म करो। जी, तो अजीज़ान अमन, ये सर हैदर मेहदी के ख्यालात थे जो मेरी उनके साथ तकरार थी। अब आप कमेंट्स के अंदर बताएं कि क्या चीज आपको लगती है कि 3-3.5 साल में बदली है, कौन सी बात उनकी ठीक साबित हुई है या मेरी ठीक साबित हुई है। मेरे ख्याल में तो सब कुछ ही ठीक साबित हुआ है जो हम बात कर रहे थे। और क्या अब आपको लगता है कि किसी किस्म की बेहतरी की उम्मीद इस फौज के अंदर से की जा सकती है या उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और अवाम ही को जो है अपनी तकदीर का फैसला खुद करना पड़ेगा? अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होती है।